कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 3, समतल में गति। इसमें सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और सदिशों के योग के चतुर्भुज नियम को समझते हैं। इसके परिमाण और दिशा के लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए तथा इसके परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हेडिंग बना ली सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब यहाँ पर इसको कैसे स्टेटमेंट देना है। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा उनके परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो चलिए इसके लिए चित्र बना के समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये, तो ये एक सदिश का परिमाण व दिशा हो गया। फिर ये दूसरा सदिश हो गया, मान लेते हैं ये दूसरा सदिश हो गया। तो इसी का शब्द बनाते हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ए सदिश है इस तरह से, और ये वाला हमारे पास जो है ये बी सदिश है ना। तो यहाँ पर यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से, तो यहाँ पर अब त्रिभुज की क्रमिक भुजा से व्यक्त किया जाता है तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। अब विपरीत क्रम की तीसरी भुजा कौन सी है, ये वाली, ये हम जो ये बना लिए। तो चलिए अब इसको फिर से समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए दो सदिशों, तो दो सदिश कौन कौन से हो गए, मान लेते हैं एक सदिश ये हो गया ए वेक्टर, दूसरा सदिश ये हो गया बी वेक्टर। अब इसी के शब्द बनाना है। यदि दो सदिशों के, तो ये दो सदिश हो गए, फिर इनके परिमाण और दिशा को, ये परिमाण और दिशा हो गया त्रिभुज की दो क्रमिक भुजाओं से, जैसे एक भुजा ये हो गई एक भुजा ये हो गई, दो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। विपरीत क्रम इसलिए बोले कि जैसे यहाँ पर तीर लगा है, यहाँ इसका तीर यहाँ होना चाहिए लेकिन तीर उल्टा लगा है, तो ये जो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा होती है वो परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। परिणामी के परिमाण भी लिख सकते हैं या इनके योग की दिशा और परिमाण को व्यक्त करता है। तो चलिए फिर से परिभाषा इस चित्र के हिसाब से करते हैं कि यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो इस तरह से हमको इसका कथन कहना है। चित्र से हम कथन बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चित्र कैसे कैसे बना है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर यदि केवल नियम लिखने के लिए आता है तो केवल इतने चित्र की ज़रूरत है। यहाँ पर एक सदिश ये हो गया, इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा सदिश है तो दूसरा सदिश ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका जो परिणामी है उसको हमको दर्शाना है, तो मान लेते हैं ये वाला जो है इसका परिणामी हो गया, ये विपरीत क्रम का परिणामी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये इसका परिणामी हो जाएगा। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यदि इसके परिमाण और दिशा की हम बात कर लें तो परिमाण और दिशा को व्यक्त करने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे डैश डैश करके, इधर भी ऐसे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाए। अब हम यहाँ पर पहले से भी जानते हैं सदिशों के वियोजन से कि यदि यहाँ पर ये थीटा लिखा है तो जिस साइड थीटा लिखा होता है वहाँ पर ये बी का जो वियोजन है वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। मतलब ए एन का मान हो गया बी कॉस थीटा और यहाँ बी एन का मान हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इसके दो घटक हो जाएंगे, बी के दो घटक हो जाएंगे, लंबवत घटक है ना। एक समांतर घटक होगा या क्षैतिज घटक, उसको हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। क्षैतिज घटक वो कहलाता है जिधर थीटा लिखा हो, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है तो ये इसका लंबवत घटक कहलाएगा, और लंबवत घटक का मान होता है बी साइन थीटा। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है। अब चित्र बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा हमको चित्र के बारे में लिखना है। तो चलिए चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, तो माना ओ ए वेक्टर है तो देख लेते हैं ये है ओ से लेकर के ए तक, और इसका मान क्या हो गया ए वेक्टर। इसी तरह से ये जो ए बी है ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, तो ए बी का मान हो गया बी वेक्टर। दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण अल्फा है तो ये देख लेते हैं इनके बीच का कोण क्या है, अल्फा है। अब हम बात कर लेते हैं सदिशों के योग के नियम से त्रिभुज के नियम का परिणामी।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसका परिणामी हो गया। जो इसके विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी कहलाती आर वेक्टर। तो जो आर वेक्टर है वो इनके योग को व्यक्त करता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ लिख लिए हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए बी को यदि हम इसको आगे बढ़ा लिए हैं तो हम यहाँ पर जो है ये लंब डाल दिए हैं। ओ एन है, ये पूरी रेखा ओ एन है, ओ एन पर बी एन क्या है, लंब है। तो यही लिखा है ओ एन पर बी एन लंब डाला गया। तो इस तरह से थोड़ा सा चित्र के बारे में लिख लेना है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे की इसके व्यंजक को डिराइव करते हैं। कैसे कैसे यहाँ निकालेंगे उसको देखते हैं। सरल है। परिणामी का परिमाण। तो परिणामी का परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे ओ बी एन। तो ढूंढ लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ये ओ, ये बी और एन। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ बी एन, यही इसका ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये हो गया एक, ये ओ बी और यहाँ से यहाँ तक ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये जो रेड से बना हुआ है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएंगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें कर्ण ढूंढते हैं। तो यहाँ कर्ण क्या है, ये है ओ बी, ये वाली लाइन कर्ण हो गई। ये लाइन यहाँ पर ये क्या है, कर्ण है। तो ये लिख दिए ओ बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है, आधार क्या है ओ एन, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर। फिर ये इसका लंब क्या है बी एन, तो ये हो जाएगा बी एन का स्क्वायर। इस तरह से हमको ये त्रिभुज देख करके यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। अब अगले हिस्से में चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अगले स्टेप में ओ बी की जगह ओ बी ही लिख दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओ एन। तो ओ एन को ढूंढते हैं। ओ एन में क्या है, तो ये पूरा का पूरा ये है ओ एन, यहाँ से यहाँ तक। तो ओ एन जो है यहाँ से यहाँ तक अलग अलग है। यहाँ से है ओ ए और यहाँ से ए एन। तो हम इसको दो टुकड़े में लिख सकते हैं ओ एन को। ये जो ओ एन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन। ये वाला हिस्सा देख लीजिए ओ ए प्लस ए एन। तो ये किसका मान हो जाएगा, ओ एन का। इसमें स्क्वायर लगा है तो बाहर स्क्वायर लगा दिए। फिर बी एन है तो यहाँ पर बी एन का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गणित का काम है, तो आगे देखते हैं कैसे कैसे आगे किए हैं। यहाँ ओ बी स्क्वायर है ऊपर वाले स्टेप में, तो ओ बी स्क्वायर को वैसे ही उतार दिए। फिर यहाँ पर ये ओ ए प्लस ए एन है और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमको फार्मूला लगा देना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें होता है ए स्क्वायर, तो माने ओ ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर मतलब ए एन का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए बी होता है। तो ए का मान ओ ए है तो ए हो गया, और बी का मान ए एन है तो ये ए एन हो गया। इस तरह से यहाँ से फार्मूले से इसको खोल देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के फार्मूले से। इसके बाद यहाँ बी एन स्क्वायर लिखा है तो यहाँ बी एन स्क्वायर लिख दिए हैं। अब आगे के हिस्से में चलते हैं। अब इनका मान रखते हैं। तो इनका मान हम देख लेते हैं। यहाँ अभी मान के लिए देखते हैं, ये है ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ओ बी का मान कितना है आर, तो यहाँ पर लिख दिए आर का स्क्वायर। फिर यहाँ है ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए का मान कितना है ए, तो इसकी जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर यहाँ ए एन का मान, तो ए एन का मान हम चित्र से देख सकते हैं। ए एन का मान कितना है ये देख लीजिए। ए एन ये लिखा है, ए एन का मान बी कॉस थीटा और बी एन का मान बी साइन थीटा। तो जहाँ बी एन होगा वहाँ बी साइन थीटा लिखना है, जहाँ ए एन होगा वहाँ पर बी कॉस थीटा लिखना है। तो चलिए इसी चीज़ को फिर से देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लिखा है। ये लिखा है ए एन और यहाँ से देखें ये है ए एन। ए एन का मान कितना है बी कॉस थीटा, तो उसकी जगह पर बी कॉस थीटा लिख दिए। इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर ये 2 लिखा है तो ये 2 लिख दिए। फिर ओ ए का मान, तो देख लेते हैं ओ ए में क्या है ए है, तो यहाँ पर हम ए लिख दिए। फिर लिखा है ए एन और ए एन का मान कितना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा लिख दिए। फिर ये है बी एन का स्क्वायर, तो यहाँ देख लेते हैं बी एन है, तो बी एन का स्क्वायर का मान कितना है यार बी साइन थीटा, तो यहाँ बी साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको लिखना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें मान रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आर स्क्वायर ऊपर वाला आ गया, ए स्क्वायर ही लिख दिए। अब यहाँ पर बी स्क्वायर भर लिखा है, बाकी कहाँ गया, तो देखते हैं ये है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लोग पहले से पढ़ लिए होंगे
कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है वो 1 होता है। तो यदि मैं इसका कोष्टक खोलूँ, एक स्टेप यहाँ नहीं लिखा है तो उसको आप समझ सकते हैं, ऐसा है ये बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका हो गया, और प्लस यहाँ पर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 2 वाले कोष्टक का इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बी स्क्वायर कामन ले लें, बी स्क्वायर कामन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक यहाँ पहले वाले कोष्टक में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर निकल गया तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये मान आ जाएगा इन दोनों कोष्टक से। अब इसका मान 1 होता है तो सिर्फ क्या बचेगा बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ये बी स्क्वायर लिखा क्योंकि इसका मान बी स्क्वायर कॉमन लेके ये हो जाएगा। अब क्या बचा, ये 2ab कॉस थीटा है तो ये 2ab कॉस थीटा लिख दिए हैं। तो ये समझ लेना बी स्क्वायर ये इसका और इसका मिला के बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे के स्टेप में देखते हैं कैसे आ गया। तो ये आर का स्क्वायर है, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में लग जाएगा, तो ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा है वो नीचे हम उतार दिए हैं और केवल क्या लगाए हैं रूट लगाए हैं। यही हो गया परिणामी के परिमाण, परिणामी का क्या हो गया परिमाण। अब हम बात करते हैं इसकी दिशा को। तो दिशा का मतलब ये है कि जो इसमें अल्फ़ा है इसका हमको निकालना है कोण। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा देखेंगे तो tan अल्फ़ा का मतलब tan थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार वो हमको लगाना है। तो इसमें लंब क्या हो गया bn, ये बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें अल्फ़ा कोण बन रहा है उसका लंब क्या है bn और आधार क्या है on। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे, यहाँ पर लंब क्या हो गया bn कहला गया और इसका जो आधार है वो क्या कहला गया ये on कहला गया। अब जो on है उसको 2 हिस्से में लिखा जा सकता OA और प्लस AN। बस इसी चीज़ को अब हम नीचे वाले उसमें पोर्शन में जाके देखते हैं सूत्र में। तो वो हम जो त्रिभुज लिए थे OBN वही त्रिभुज लिए, उसमें हमको क्या लगाना tan अल्फ़ा। तो ये लंब बटे आधार, तो लंब कितना था bn, आधार कितना है ON। उस चित्र से हम सब कुछ लिख रहे हैं, bn की जगह bn लिख दिए, लेकिन ON को 2 टुकड़े में लिखा जा सकता है OA और प्लस AN। अभी देखें उसमें, अब bn का मान देख लेते हैं कि b साइन थीटा है, चित्र में लिखा हुआ है, और यहाँ पर OA का मान a है और यहाँ पर AN का मान कितना है b कॉस थीटा है। इस तरह से परिणामी की दिशा हो जाएगी। अब इसी तरह का हम पूरा देख लेते हैं अगले वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा इसके परिमाण व दिशा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो व्यंजक तो दोनों का एक जैसे है, केवल इसका स्टेटमेंट भर जान लेते हैं। तो इसका कथन देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसका सीधा कथन है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण उनके परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले इसके चित्र को समझें तब फिर ये कथन समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 2 सदिश लेते हैं। तो मान के चलते हैं एक सदिश ये हो गया, ठीक। अब दूसरा जो सदिश है, दूसरा सदिश ये हो गया। तो इस तरह से ये 2 सदिश हो गए। अब 2 सदिशों से मिला करके हमको एक ऐसी संरचना बना लेना है कि ये लगभग क्या बन जाए, एक तरह का समांतर चतुर्भुज बन जाए ये, ठीक है। तो यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से, तो ये जो आपस में जुड़ी हैं ये संलग्न भुजा से व्यक्त किया जाए तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, इनका कटान बिंदु ये कहलाया और इससे जो ये सीधी रेखा जाती है इसका क्या कहलाया विकर्ण कहलाया। तो यही विकर्ण जो है इसके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास a वेक्टर हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा b वेक्टर हो गया और ये इसका क्या कहलाएगा परिणामी r वेक्टर रिजल्टेंट कहला गया। तो यही है 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। इस तरह से चित्र से हम इसका स्टेटमेंट बना लेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके परिमाणी के दिशा और
क्या कहना चाहिए, दिशा और परिमाण के लिए तो जो व्यंजक ऊपर किए हैं पूरा व्यंजक उसी तरह से, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे यहाँ पर हो जाएगा, व्यंजक देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसेस अपनाना है हमको। ये हम पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे और उसमें वही हम ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद जितना जितना है पूरा आर का मान सेम का सेम वही आएगा और परिणामी की दिशा भी उसी तरह से आएगी। तो इस तरह से हमको यहाँ दोनों सदिश का हम परिमाण और दिशा ज्ञात करते हैं। दोनों यहाँ पर नियम है, थोड़ा सा देखना हो तो देख सकते हैं। यहाँ पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, तो यहाँ कर्ण का वर्ग हो गए, लंब का वर्ग हो गया, आधार का वर्ग हो गया। यहाँ ओ एन की जगह ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं और यहाँ ये एस एन तो लिखा ही हुआ है। इस तरह से इसका कोष्टक खोल देंगे तो ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 2ab हो जाएगा जैसा पिछला हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहे हैं। फिर इनका मान रख देंगे तो ओ एस का मान आर स्क्वायर हो गया, ओ ए का ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए एन का बी कॉस थीटा, और यहाँ पर ये 2ab होता है तो 2a लिखे, और ये ए एन का मान बी कॉस थीटा, एस एन का मान बी साइन थीटा का स्क्वायर होता है। अब इसी तरह से इसको ये वाले का स्क्वायर ये स्क्वायर मिलाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसका परिणामी निकालेंगे तो वही tan अल्फा निकालना है। तो यहाँ पर फिर से लंब बटे आधार लिख दिए हैं, चित्र को देख सकते हैं लंब क्या है आधार क्या है। तो लंब एस एन लिख दिए, आधार ओ एन लिख दिए, ओ एन को दो टुकड़े में लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन, और यहाँ पर फिर इनका सबका मान रख दिए। एस एन का मान है बी साइन थीटा, ओ ए का मान है ए और इसका मान है बी कॉस थीटा। तो जो परिणामी आता है चाहे वो समांतर चतुर्भुज का योग का नियम हो और चाहे त्रिभुज का सदिशों का त्रिभुज नियम हो, दोनों में परिणामी की दिशा और परिमाण का मान एक जैसे होता है। धन्यवाद।